चलिए स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा कमेंट में आ रहा था कि सर हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कब लगेगा, हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बट आज के बाद आपको ये मतलब जो प्रॉब्लम है आपका कि सर सब्जेक्टिव नहीं कराते हैं या सब्जेक्टिव किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम आपको बस कराने वाले हैं 5 से 6 सेक्शन, मतलब 5 से 6 क्लास लेने वाले हैं पूरे के पूरे सब्जेक्टिव का, जिसमें हम करने वाले हैं टॉप 10 आपके वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। हर एग्जाम करने का मतलब बिहार बोर्ड के एग्जाम में, चाहे आर्ट्स हो चाहे आपका साइंस स्ट्रीम हो। आया बात समझ में ना? तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग ऐसे 10 क्वेश्चन को इस सेशन में देखने वाले हैं जो लगभग हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। और आप देख सकते हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। तो सब लोग को क्या करना है कि सबसे पहले एक प्रॉमिस करना है, और प्रॉमिस ये करना है कि आपको ये पूरा वीडियो भाई देखना है। अगर आप चाहते हैं कि इसी क्लास में आपको सब चीज याद हो जाए तो आपको पूरा का पूरा वीडियो इसमें देखना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन, दो हमजोली सहेलियां की बातचीत में क्या स्थिति होती है? आप ये क्वेश्चन देखकर आपके माइंड में ये चीजें आ जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही शानदार चैप्टर बातचीत से लिया गया है। मतलब उसमें लेखक क्या बता रहे हैं कि जब दो हमजोली सहेलियां बातचीत करती है तो उस स्थिति में होता क्या है, उसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। आइए सबसे पहले देखते हैं। तो दो हमजोली सहेलियां की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है, ठीक है ना। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। मतलब इसमें जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी, वो बताते हैं कि जब दो हमजोली सहेलियां बात करती है तो ऐसा लगता है जैसे, देख लीजिए, रस का समुद्र मारो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे की रस सनी बात सुनने को भी भाग लड़ा है। मतलब उनसे पूछना चाहिए जब जो सुने हो, जब दो सहेलियां हमजोली सहेलियां आपस में बात करती है तो मानो बहुत बढ़िया लगता है। ऐसा लगता है जैसे उनके बात में समुद्र, देख लीजिए कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है, मानो मतलब समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है, ठीक है ना। तो दो हमजोली, उसमें बहुत सारे चीजें के बारे में बताया गया है। जैसे दो, जब मान लीजिए बूढ़े लोग बात करते हैं, जब दो बुढ़िया आपस में बात करती है, जब दो सहेली बात करती है, तो किसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है? दो हमजोली सहेलियां जब बातचीत करती है तो उसमें क्या होता है। तो आई होप कि ये याद हो जाएगा, यहीं पर याद हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। या आपको देखिए सबसे पहले एक और ट्रिक याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको उस चैप्टर को जरूर याद रखना है कि ये जो लाइन है ये इसमें बालकृष्ण बताने का ऐसा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं तो चेक करने वाला कॉपी समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं इस बच्चे को आंसर अच्छे ढंग से याद है। इतना तो याद है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन अगर बात किया जाए सेकंड क्वेश्चन का, तो आज का हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगर हम में वाक शक्ति, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं 2011 और 2019 दोनों में पूछा जा चुका है। मतलब अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है, ठीक है ना। अगर हम में वाक शक्ति का मतलब क्या होता है? बोलने का शक्ति। अगर हम में बोलने का शक्ति नहीं होता तो क्या होता? आइए समझते हैं। अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। सही बात है भाई, हमारे पास बहुत सारे शक्तियां भगवान ने दिया है, चलने का शक्ति, घूमने का शक्ति, खेलने का शक्ति, खाने का शक्ति, लेकिन उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है वाक शक्ति, बोलने का शक्ति, ठीक है ना जी। ठीक है, बहुत सारी शक्तियां, यदि हम में वाक शक्ति ना होती तो हम गूंगे हो जाते, सारी सृष्टि पशुओं की तरह मौन हो जाती। नहीं हो जाती जी, बिल्कुल हो जाती। हम लोग भी पशुओं की तरह होते, एकदम मौन रहते अगर बातचीत नहीं करते, ठीक है। तब इस गूंगी सृष्टि का क्या होता? अवाक होने के कारण हम अपने सुख दुख किसी से कह नहीं, ये देखिए अपने से याद हो जाएगा। बातचीत चैप्टर क्या है? कुछ नहीं है, जो हम लोग मतलब डेली लाइफ में जीते हैं, दूसरे से बातचीत करते हैं। हम अपना बातचीत दूसरे से नहीं कर पाते, ठीक है ना। हम अपना सुख दुख नहीं कह पाते, सिंपल सा है भाई। याद हो रहा है ना? कैसा लगे कमेंट जरूर करिएगा। किसी से कह नहीं पाते, हम में
प्रशंसा, आलोचना, सुनने कहने की शक्ति का अभाव हो जाता। अभाव का मतलब कमी हो जाता। आलोचना करना है, शिकायत करना है, प्रशंसा करना, कहां से कर पाते? बोलने का शक्ति है तब तो कर पाते हैं ना माय डियर स्टूडेंट। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। ये कल्पना है, क्या होता अगर बोलने का शक्ति नहीं होता। तो बोलने का शक्ति नहीं होता तो बहुत कुछ हो सकता था। हम अपना सुख दुख नहीं बता सकते थे, हम अपना मान लीजिए जो हमारे अंदर बातें चल रहा होता हम दूसरे से प्रकट नहीं कर सकते थे। किसी का आलोचना, किसी का शिकायत, किसी का, ठीक है ना, वो तो आलोचना शिकायत दोनों वर्ड है, मतलब एक ही है, प्रशंसा नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये अपने से देखिए, ये भी 2011 में पूछा जा चुका है। मतलब यहां ये क्वेश्चन है हम लोग के सामने कि ये बात तो सच है कि अगर मनुष्य बोलता नहीं है तो उसका, देखिए किसी भी व्यक्ति को यदि आपको पहचानना है ना, ये सही बात है, ये किताब से रिलेटेड नहीं है, ये हम लोग का मतलब एक तरह समझिए कि रियलिटी है कि अगर हमको किसी व्यक्ति को पहचानना है तो उसके बातचीत से समझ जाएंगे कि कितना पढ़ा लिखा है आदमी। ठीक है, आप तो किसी के बारे में जानते नहीं कितना एजुकेटेड है कोई पर्सन, बट व्हेन ही टॉक समथिंग, जब वो कुछ बोलता है देन हम लोग ये रियलाइज कर पाते हैं कितना बढ़िया है व्यक्ति। ठीक है ना। तो मतलब ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत जो पंक्तियां है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई है। लेखक कहता है कि ठीक है ना, अपना अव्यांतरित भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आस आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा हो सकता है। मतलब अपने अंदर के और उसके बात को समझना, ये भी हमारा, ठीक है ना, मतलब ये कैसे होगा? तो बातचीत से होगा। ठीक है, यह सत्य है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण मतलब गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बोलने से ही रूप अनावृत होता है, नहीं तो ढका ही रह जाता है। बात सही है ना जी। अगर बोलते नहीं हम लोग तो हमारे अंदर गुण क्या है, हमारे अंदर मान लीजिए गुण क्या है या दूसरे के अंदर गुण और गुण क्या है, इसका पता नहीं चलता। ये बोलने से ही पता चलता है, ये हम लोग जान गए। यही याद करवा देंगे बाबू। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, 2020 में पूछा जा चुका है। केंद्रीय भाव क्या है जी, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था एक प्रेम कहानी है, एक दिव्य प्रेम की कहानी है। ऐसी कहानी देखने को नहीं मिलती है, ऐसा समाज में भी घटित नहीं होता है। अब की प्रेम कहानियां शरीर स्तर पर संचारित होती है। यह गुलेरी जी की कहानी है कि इसमें दिव्यता, ठीक है ना, उदात्तता और भावों की निष्ठता विद्यमान, उदारता होना चाहिए। यह कहानी शुद्ध प्रेम की कहानी है। यह प्रेम की सात्विक, ठीक है ना, कहानी। यह कहानी तामसिकता और वासनात्मकता से परहेज रखती है। मतलब देखिए ये जो चैप्टर है, ठीक है ना, उसने कहा था ये एक प्रेम का एक बेहतरीन कहानी है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये ऐसा कहानी है जो मतलब वास्तविक रूप से प्रेम होता क्या है। आजकल कैसा प्रेम होता है तो ज्यादा हम लोग अट्रैक्शन की वजह से करते हैं, बट ये ऐसा प्रेम जिसको मतलब जानते हैं कि वो मेरी नहीं हो सकती है, शादी के बाद भी फिर भी उसके लिए बहुत कुछ करते हैं लहना सिंह, आपको याद होगा। तो ये एक समझिए कि एक प्रेम की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, इतना समझ लीजिए। आगे बात समझ में ना। तो ये कहानी का मतलब एक समझिए कि यही केंद्रीय भाव है। फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था, तो देख लीजिए। फिरंगी मेम के बाग में मखमल सी हरी घास है, फल एवं दूध की वर्षा में कर देती है। ठीक है ना, ठीक है बाबू लोग। तो ये भी 2019 का पूछा हुआ है। लपटन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ, तो लपटन साहब की जेब से बेल के आकार के 3 गोले निकले थे। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आप लोग को ऐसा ऐसा यदि 2 से 3 वीडियो हम दे दे तो सब कुछ आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। कहीं से भी मेरे प्यारे साथियों आपको दिक्कत नहीं आएगा। कहा जा रहा है कि लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था, 2018। लहना सिंह ने बोधा की जान बचाकर अपनी जान दे दी, याद होगा आप लोग को। सूबेदार की भी जान बचाई, ठीक है ना, बचा यहां लिखिए बचाई। सूबेदारनी ने लहना सिंह को पति और बेटे की रक्षा करने को कहा था, आपको याद होगा। आपको याद होगा, यदि ये चैप्टर आप पढ़े होंगे माय डियर स्टूडेंट तो आपको याद होगा ये सब बातें। ऐसा ही लहना सिंह ने कर दिया, ऐसे त्याग दिव्य एवं प्रशंसनीय है। सही बात है। लहना सिंह ने, बोधा सिंह कौन है, हजारा सिंह कौन है, आपको याद होना चाहिए। तो मतलब ये क्या,
यही ना क्वेश्चन है कि लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया। तो सबसे पहले उसका जान बचाया, उसका जान बचाने के चक्कर में उसके जान के बदले अपना जान दे दिया, यही त्याग किया। अब इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए जी, बोधा सिंह कौन थे भैया, बोधा सिंह के बारे में थोड़ा देख लीजिए। तो सबसे पहले बोधा सिंह सूबेदार का बेटा था। सूबेदार वही सूबेदार नहीं, मतलब लहना सिंह की पहली प्रेमिका कह सकते हैं, पहली क्या वही थी। युद्ध में वह लहना सिंह और सूबेदार के साथ गया था। ठीक है ना, लहना सिंह ने युद्ध में उसकी जान बचाई और अपनी जान दी, क्योंकि सूबेदारनी से उसका दिव्य प्रेम था। देखिए, वासनात्मक कलयुगी प्रेम नहीं, मतलब आजकल का जो वासना वाला प्रेम है ये नहीं प्रेम था, बल्कि एक दिव्य प्रेम था, एक वास्तव प्रेम था। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर कोई पूछ दे कि बोधा सिंह कौन था, तो इतना याद रखिए, सूबेदारनी का बेटा सूबेदार का बेटा था, यानी लहना सिंह की प्रेमिका का बेटा था। इनडायरेक्टली रूप से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए जी, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। अरे भैया, इसके बारे में तो आप इतना लिख दीजिएगा कि कॉपी मतलब दूसरा लेना पड़ेगा। 2014 में हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2024 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो। तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है जी, लहना का। ठीक है ना, लहना सिंह का सूबेदारनी के प्रति प्रेम अत्यंत दिव्य प्रेम था। बचपन का परिचय और प्रेम दिव्य प्रेम में विकसित हुआ। उसने सूबेदारनी के पति एवं पुत्र की रक्षा युद्ध में की। इस क्रम उपक्रम में लहना ने अपना प्राणोत्सर्ग भी कर दिया। लहना सिंह का यह प्रेम बलिदानी प्रेम है। मतलब लहना सिंह के यदि बारे में बात करें तो सबसे पहले प्रेम हुआ, मतलब जिस लड़की से प्रेम हुआ, हालांकि उससे शादी नहीं हुआ, बट शादी होने के बावजूद भी वो बोलती है कि मेरे बेटे और मेरे पति का रक्षा करना। सही में करते हैं लहना सिंह, और बेटे और पति के, ठीक है ना, जान बचाकर अपना जान देते हैं। तो ये एक सच्चा प्रेम होता है। आजकल ऐसा प्रेम कौन करता है भाई, नहीं करता है। आजकल तो शादी हो जाता है तो सैड सॉन्ग डालता है बेचारा। ठीक है, आइए देखते हैं नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2021 2022 समझ लीजिए, 2 बार लगातार। तो नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। पुरुष कुदाल चलाने वाला और स्त्री छोड़ने पछोड़ने का काम करने वाली बन गई, मतलब घर का काम करने वाले बन गई। तो नारी का पराधीनता तब आरंभ हुआ जब कृषि का आविष्कार किया गया। तो आपसे पूछ देगा कि नारी का, ठीक है ना, आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछ दे कि नारी का, ठीक है ना, नारी का पराधीनता कब से आरंभ हुआ, शुरू हुआ, तो आप देख सकते हैं। ये आज का था हमारा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने 12 से 13 मिनट में आपको बताया है, लेकिन आपको 3-4 काम करना है। सबसे पहले ये कमेंट जरूर करना है, जितने स्टूडेंट देखेंगे और अच्छा लगेगा तो कम से कम 10 शेयर बनता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में आग लगाना है। ये SWD प्लेटफॉर्म है, जहां से आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा, ठीक है ना, आपको मिलेगा। आप लोग के लिए आप देख सकते हैं अभी टाइम, ठीक है, देख लीजिए, यानी 23:44 लगभग 12 बज रहा है रात, और वीडियो हम बना रहे हैं, और ये अभी 1-2 बजे तक बनेगा। तो आप लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है बाबू लोग, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। जय हिंद।